जब मैं बात करता हूँ बाब रहमते की तो शायद ये एक वक्त में लिया गया, इसको मजाक में लिया गया, लेकिन कभी आपने मुझसे पूछा है कि बाब रहमते का किरदार क्या है? कि बाब रहमते का किरदार वो है जो एक माशरे में मुनसिफ का किरदार है, जो बड़े का किरदार, जिसके पास लोग जाते हैं, जाके अपना मसला बयान करते हैं। वो बाबा रहमते अपने विजन, विजडम, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस के बारे के मुताबिक उसका फैसला कर देता है, और जिसके खिलाफ होता है वो सर झुकाए हुए वापस चला आता है। ये नहीं खाता कि बाबे रहमते ने मेरे नाल ज़्यादती की थी, क्या तो बाबे को समझ नहीं आया। ये मकाम है जुडिशरी का, एक बुज़ुर्ग का, और उसकी इज़्ज़त जो है वो लाजिम है, क्योंकि इसकी इज़्ज़त और तकरीम के बगैर जो एक बैलेंस है सोसाइटी में वो बरकरार नहीं रह सकती। सो वी हैव टू डू जस्टिस, वी हैव टू गेट जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बट दैट लॉ शुड बी इम्प्रूव्ड। माई फ्रेंड्स, we cannot live on the Contract Act which was made in 1872. We cannot sustain and exist on the provisions of the 1872 Qanun-e-Shahadat, which has been just in a way improvised and made Qanun-e-Shahadat law of 84. That is not a law which delivers for the issues and the vices which the society is facing today. Corruption is one of the most, I would say, the greatest vice of today's era, today's period. Are there provisions in the Qanun-e-Shahadat order which caters for the white-collar crime? My answer as a Qazi-ul-Quzzat, as the Chief Justice of this country, simplicity is no. And who has to make the law? We have to only interpret the law as a judges, and while interpreting the law, we can enunciate the law, but we are not the lawmakers. These laws, please keep quiet, these laws have to be updated. This is the new horizon in law. This is what we have to do. And if we do not perform this duty, if we do not perform this obligation today, I tell you that in times to come, unfortunately, we may be in the era where my Hazrat Ali Karamullah Wajhu says that muashara, जो बेइंसाफ़ी का मुआशरा है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली उनका कहा हुआ हम कोई ये नहीं कह सकते, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि वो मुबहम है या वो उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन रेज कर सकते। हैव टू बी अपडेटेड. दिस इज़ द न्यू होराइजन इन लॉ. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. And if we do not perform this duty, if we do not perform this obligation today, I tell you that in times to come, unfortunately, we may be in the era where my Hazrat Ali Karamullah Wajhu says that muashara, जो बेइंसाफ़ी का मुआशरा है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली उनका कहा हुआ हम कोई ये नहीं कह सकते, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि वो मुबहम है या वो उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन रेज कर सकते। क्या आप उस दौर में जाना चाहते हैं जिस दौर में आपको इंसाफ मुयस्सर ना आ सके और जल्द ना आ सके? हमें अपने लॉज को, ये एग्रीमेंट टू सेल की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ज़रा खुली बातें कर रहा हूँ, तकरीर शक्रीर नहीं कर रहा। एग्रीमेंट टू सेल, पहला क्वेश्चन एक ही होता है, दिस एग्रीमेंट टू सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड बाय मी, शी इज़ अ पर्दा नशीन लेडी, अ पर्सन वॉज इलिटरेट पर्सन, ये नहीं कर सकते जी हम। और भाई किसी ने कोई नई डिवाइस ढूंढी है इंश्योर करने के लिए कि कल को कि ये एक इशू ना रहे, क्योंकि इसी इशू पे तो सारे का सारा मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला आता है कि जी ये एविडेंस ठीक है, ये एविडेंस ठीक नहीं है। दो गवाह चाहिए आपको, दो गवाह नहीं मिलते आजकल पूरे माशरे में, स्टॉक विटनेसेस नहीं मिल सकते। झूठे दस्तखत बनाने को बड़ी बात है, लाइए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके देता हूँ। एक नीचे रखिए शीशा, शीशे के नीचे रखिए लैंप, उसके ऊपर लिखिए दस्तखत, जो पहले आदमी के सही दस्तखत हैं उसके ऊपर कागज़ रखिए, कागज़ रख के ट्रेस कर लें। आप उस दौर में रहना चाहते हैं? आपके पास तो मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं जहाँ पे पता चल जाएगा ये एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। कम से कम एक ब्रॉडर मेन इशू जो कि सुप्रीम कोर्ट तक आना 15 साल में, यार वो तो ना राइज हो ना।
कोई रेडी एंड विलिंगनेस है, चलिए नहीं परफॉर्म हो सकता एग्रीमेंट टू सेल, ये अपनी जगह पे। आज तक आपने मैंने जैसे अभी अर्ज किया ओरल एग्रीमेंट टू सेल हमारा चल रहा है, क्यों चल रहा है? आप दोस्तों को भी, और मैं आपको बता दूं, जो मेरी नज़र में ये डिलेज है और जो मेरी नज़र में एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट बशमूल मेरे, सबसे पहले मैं अपने आप को शामिल करके ये अर्ज कर रहा हूं, इनकॉम्पिटेंस ऑफ द जुडिशरी। आप पढ़िए ज़रा हज़रत अली करमुल्लाह वजू का वो ख़त जो उन्होंने गवर्नर अख्तर के नाम लिखा था, और क्या सिफात बयान की थी एक काजी के लिए। आज मेरे शबूल में पहले शामिल करके आपसे पूछता हूँ, मुझे आप उस सफात का काजी पाते? मैं अपने आप को नहीं समझता। कितने जजेस हैं जिनको मैं पूछता हूँ जब ये आते हैं जुडिशल एकेडमी में कि मुझे ये बुनियादी आप सिविल लॉ के असूल बताइए कि ये आपको आते हैं? नहीं आते। और भाई को अपनी लाइब्रेरी बिल्ट अप की है? नहीं की। भाई को बंच बुक अपनी बनाई है? नहीं बनाई। और इतने इंटरम ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आती ये कहाँ पास, किस लॉयर ने, किस जज ने ये पास किए होंगे। तो ये एक। दूसरा, वाइस, आपने यहाँ पे बड़े बड़े वकील देखे हैं, बड़े बड़े वकील आज भी मौजूद यहाँ पे बैठे हैं। मिंटो साहब अभी उठ के यहाँ से गए, किताबों के ढेर, रात बैठे रहना, फजर तक काम करना, किताब ही नहीं को उठा के ले जाता, प्रोपोजिशन ही को लॉ की तैयारी नहीं करके जाता। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे कोर्ट्स में जिसमें शायद ये बंदा गरीब भी शामिल है, जब उनसे पूछो कि भाई किताब बताइए, ओके जी आपके पास केस लगा था, तो मेरा ख्याल से लॉ तो तब आपको आता है, तो मैंने फिर ढूंढा ही नहीं थी। तो मोहतरम ये अप्रोच नहीं, हम दोनों मिलके इस्तेसाल कर रहे हैं एक लिटिगेंट का। इनकॉम्पिटेंट जुडिशरी जिसका मैंने अभी हवाला दिया है थ्रू मार्शल की उस सेइंग से, और जो मैंने आपको हालात बयान किए हैं, हमें खुल के अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी आने वाली नस्ल को, अपनी आने वाली पोस्टेरिटी को एक मुनसिफ माशरा और एक इंसाफ पसंद, और ये हालात आप देखे जाएंगे। अगर वो नहीं देखे जाएंगे, वक्त बहुत कम है, तो फिर वही हाल होगा जो हज़रत अली करमुल्लाह वजू ने फरमाया। आगे ये गुजारिश है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को आज तक अप्लाई करने के लिए जो उसका स्कोप और एम्पलीट्यूड है कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तनकीद हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, एक्सेस कई जगहों पे हुई है उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ। सर ये राइट टू लाइफ जो है ये बस एवं है कि कीड़ा पैदा हो गया और उसने बस उसी तरह ज़ाया होकर चला जाना। ये दुनिया क्यों अहम है? वाई इज दिस अर्थ यूनिक इन द यूनिवर्स? I normally ask this question to myself, why is this earth, a planet, a very small planet, unique in the universe? It's only because it has life on it. Life. And the life includes the mankind, to whom the God has, the Allah Almighty has given the faculties to improve the life. These are the faculties, है ना जी, तो लाइफ को improve करती। और दो नेचुरल राइट्स हैं। एक नेचुरल राइट है आपका द राइट टू पर्सन, आपका राइट टू पर्सन, पर्सनालिटी, और दूसरा जो नेचुरल राइट है वो आपका है राइट टू प्रॉपर्टी। आप गौर कीजिए, आज आपका राइट टू पर्सन सेफ एंड सिक्योर है, आपका राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर है। अगर ये दो राइट्स आप सिक्योर नहीं है तो बाकी तो ये सारे के सारे राइट्स जो हैं उनका एक नेक्सस बनता है इन दो बुनियादी राइट से। कोई आदमी किसी जगह आपको किसी तरह मार दे, किसी जगह आपको कोई उठा के ले जाए मिसिंग पर्सनस के तौर पे, आपके घर वालों को पता नहीं। बहुत देर से एक डॉक्टर मुझे दरख्वास्त डाल रहा है और आके रोता है मेरे पास कि मेरा बेटा भी डॉक्टर था, वो आज से इतने साल पहले वहाँ से ये जो कादियानियों को मसला हुआ था उस रॉयट्स में वो उठाया गया। मैं आज तक, मुझे ये बता दीजिए कि मेरा बच्चा ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा, कौन जवाब देगा? उसका फंडामेंटल राइट है, उस बच्चे का भी, उस बाप का भी फंडामेंटल राइट है। मैं आज तक जवाब नहीं दे पाया। मैंने बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स कॉल की हैं और मामलात में भी, इस बच्चे के ढूंढने भी, ये हमारे पास नहीं है जी। बट दिस इज ए ग्रेव काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान।
मनसा भट्ट जैसे लोग या मनशब बम जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर जाते हैं, इज इट नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? एक ओवरसीज पाकिस्तानी आता है, आगे कहता है जी मैंने यहाँ पे एक प्लाजा बनाया था और 2 छोटे प्लॉट में साथ खाली छोड़ के गया था, वापस मैं आया हूँ, तो वो किराएदार कहते हैं जी हम तो आपके किराएदार नहीं हैं, हम तो जी किसी और को किराया दे रहे हैं। और जो खाली प्लॉट छोड़ के गए थे उस पर दुकानें 2 बन गई, वहाँ पे फिर को काबज हो गया। अब मुझे बताइए उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिसके आगे मैं भी और आप भी झोली फैला के हमेशा चले जाते हैं कि जनाब हमें ये ज़रा मदद कीजिए, पाकिस्तान में ये क्राइसिस आ गए हैं, आइए और हमारी मदद कीजिए। जब वो आपकी मदद मांगने के लिए आता है आप उसको कहते हैं जाओ जी सिविल कोर्ट चले जाओ, 15 साल मुकदमा वहाँ पे गुजारो, फिर वो राइट पोजेशन का फाइल करो, फिर वो अपील में आएगा, फिर वो सेकंड अपील में आएगा, कहीं रिवीजन हो जाएगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। उतनी देर तो बेचारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही फारग होकर चला जाएगा, वो किसी से थोड़े से पैसे ले लेगा, कहेगा जी मेरी जान छूटे, मैं इस निज़ाम का मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एट द प्रेजेंट डूइंग। हॉस्पिटल में आपको जाके आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट जो कहती है कि जी हम वेलफेयर स्टेट बनने जा रहे हैं, आपका हक नहीं है कि जी आपको वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाए, आपका हक नहीं कि जी आपको वहाँ पे जो आपकी लाजम दवाई है वो दी जाए। मैं किसी का नाम लिए बगैर आज भी बताऊँ कि 1.5 लाख रुपए हम एक यूनिट को हर महीने ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उस यूनिट में सरकार की तरफ से इतने पैसे ही नहीं आ रहे कि वो सेल्फ सस्टेन कर सके, और उस यूनिट में जो उनकी नर्सेज हैं वो भी बेचारी फटीग हो गई हैं जब वो किसी मिजरेबल एक पेशेंट को देखती हैं कि जी इसके पास दवाई नहीं है, जिसे ड्रिप नहीं है लगाने की, है बचाने का टीका नहीं है, तो वो खुद अपने हाथों से पैसे दे रही हैं। और सरकार का जो बजट उन हॉस्पिटल्स में जा रहा है या तो वो इतना नाकाफ़ी है या वो खुर्द बुर्द हो रहा है। क्या ये इन लोगों का जो वहाँ बीमार होकर पड़े हुए उनका फंडामेंटल राइट नहीं? मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया हूँ, एक माँ, और गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं काजी हूँ, उसने कहा सर मेरा बच्चा कोमे में है, इस हॉस्पिटल में इतनी देर से है और 1 करोड़ रुपए इसका बिल बन गया, मैं नहीं अदा कर सकती, ना मैं इस बच्चे को कह सकती हूँ को मार दो, मेरा हौसला नहीं पड़ता, बताइए मैं क्या करूँ? क्या बताऊँ मैं उस माँ को? उसका फंडामेंटल राइट नहीं है कि उस बच्चे का फंडामेंटल राइट नहीं कि स्टेट उसको किसी तौर पर। सर आप गौर करें, मैं अपने आप को थ्रो करता हूं आपके चैलेंज पे कि जिन मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शंस लिए हैं ये सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए, मैं इनके हल नहीं ढूंढ पाया, मैं तो सिर्फ आपको रोशनास करवाना चाह रहा था। आई वॉन्टेड टू टेल यू कि व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स। डोंट यू हैव द राइट टू हैव अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? आपको पता है, शायद आप में से कुछ दोस्तों को पता हो, ये जो बोतल है, ये बोतल ये मेरा ख्याल 37 रुपए की पड़े जी, इस पर कितने पैसे की ये बोतल, ये 1.25 लीटर की है, आधे लीटर की है। आपको पता है कि जी जो कंपनियां पानी बेच रही हैं वो पानी का क्या पे कर रही हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे का 1/4 ये रॉ मटेरियल है उनका। आप और मैं ये 32 रुपए की को 52 रुपए की बोतल और बाकी कुछ नहीं। और वहाँ पे क्या लगा हुआ है? वहाँ पे जनाब एक फ़िल्टर लगा हुआ है, 2 टर्बाइंस लगी हुई हैं, उनसे पानी साफ़ किया जाता है, उनकी एनालिसिस करवाई है, ना मैग्नीशियम उस पर पूरा है ना कैल्शियम उस पर पूरा है। आप मुझे बताइए कि क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको साफ़ सुथरा पानी मिले? क्या कर रहे हैं हम? आपके बच्चे का राइट नहीं है कि जो उसको सही एजुकेशन मिले? ये सरकार का काम नहीं है कि जी वो बच्चे का जो फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिस एज तक अब रिकग्नाइज किया गया है वो स्टेट उसे पूरा करे? नहीं किया गया। एक बस्ता नहीं है सर, एक किताब नहीं है, एक यूनिफॉर्म नहीं है, एक का बच्चा मर्सिडीज पे, ठीक है ये तफरीक अल्लाह की है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, रिस्क दौलत और ये सारा कुछ देना उसकी शान है, किसी को दे किसी को ना दे। और लेकिन पर उस मासूम बच्चे का मुझे बताएं उसका क्या हाल है जो मिट्टी में इतने रोज़ बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं तो उनको शहीद कहूँगा जो मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, जो मर रहे हैं, जिनको बेचारे दवाई दारू नहीं दिया जा रहा, जिनको गलत टीके लगा दिए गए हैं, थर के जो कहत का, अगर उस पर हम नोटिस लेते हैं, क्या ये इंसानी हकूक़ और क्या ये बुनियादी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स में केस फॉल नहीं करता?
कराची में एक आदमी को कैंसर था, गल लटकी सी, गल पूरी, ये गाल लट गई थी उसकी, एक पैरालाइज होके बैठा हुआ था, एक को कहा गया कि ये उठ नहीं सकता, उनको तो आप रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि जी वो हमारे पास ताकत नहीं है। और एक आदमी जिसको बवासीर हो गई है उसको आपने कराची के बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दी है। ये तफरीक नहीं, ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट नहीं, राइट टू इक्वालिटी है क्या? फिर ये तो फिर हमने दिखावे के लिए ये राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए हैं अगर इनकी इन्फोर्समेंट नहीं करनी। और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये सिर्फ जुडिशरी का काम नहीं है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना और प्रिजर्व करना। ये हर उस आदमी का एक ड्यूटी है, बाउंडेड ड्यूटी है कि वो इन राइट्स को सिक्योर और प्रोवाइड करे। बल्कि जुडिशरी की ड्यूटी उस वक्त शामिल जो है वो ऑपरेटिव होती है जब वो ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर, जहाँ पे बेइंसाफ़ी हो रही, सरासर बेइंसाफ़ी हो रही और लोगों को कोई रियायत नहीं मिल रही। एक आदमी वो जाता है जाके अपना नक्शा पेश करता है, बल्कि उसके घर पे कहें जाओ जी कोई नहीं, तनका पास होके ठप्पे ला के कार चला जाएगा। दूसरा है आप उसके नक्शे के ऊपर ऑब्जेक्शन जी लगा लगा के फावे हो जाते हैं और कहते हैं तू 2 फुट आगे कर लेता है, 3 फुट पीछे जा, तेरी दीवार इतनी ऊंची हो गई है, नीवी करके लिया। मतलब दिस इज दिस द मुआशरा वेयर यू कॉल देयर इज एन इक्वालिटी और इंसाफ है? अदालतों में चले जाए, एक तो बोझ बढ़ गया है ज़्यादा। मैंने कल ये लेक्चर दिया है टू दी 109 जो हमारे पास मैनेजमेंट कोर्स के ऑफिसर्स आए हुए थे, 62। मैंने कहा आप लोग इंसाफ कर दें, इन अदालतों पे बोझ कम हो जाए। आपको हमने कई दफ़ा कहा कि जी आप हेयरिंग के बगैर किसी के राइट्स को डिटरमिन नहीं कर सकते, आप उसको हेयरिंग देते नहीं हैं। इट्स अगेंस्ट द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के भी जी आप हेयरिंग के। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम और हवा को बेदखल किया तो पता था मेरे मौला को कि जी क्या कसूर सरजद हो गया, लेकिन उनसे भी पूछा कि भाई अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहते हो तो बताओ। कितने हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जो मैं रोज़ देखता हूँ, कोई उन्होंने हेयरिंग प्रोवाइड नहीं की, फैसला कर दिया। लॉ रिक्वायर करता है, जस्टिस रिक्वायर करती है कि आप अपने फैसले के कंक्लूजन के लिए रीजंस देंगे, कोई रीजंस नहीं आते। तो ये क्या है? ये बेइंसाफ़ी है। और बेइंसाफ़ी को अगर हम दूर करने के लिए, जब लोगों को इस्तिताअत ही नहीं है कि वो अदालतों में जाए और इतना ज़्यादा डिले हो और फिर एक्टिविस्ट अप्रोच हो जस्टिज्म की, तो इसमें है मुझे ये बताइए कि कहाँ गलती कहाँ कोताही। अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी शुरू कर दो दोस्तों। ये आपको यकीन और आपको प्लेज किया जाता है कि जुडिशरी उन मामलों में इंटरफेयर नहीं करे। हम तो एक वैक्यूम को, एक ऐसी सिचुएशन को फिल करने के लिए आते हैं जहाँ के आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं। ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे स्कूल्स आपने बना दिए हैं जो मादर पितर आज़ाद है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, चाहे जितनी मर्जी फीस बढ़ा दें। लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैटर मेरे पास जो प्राइवेट थे, उन प्राइवेट कॉलेजेस में आपने जो दाखिले दिए, प्राइवेट कॉलेजेस जैसे रिकग्नाइज हुए और बाद में जो दाखिले दिए, यकीन माने 34 लाख रुपया आपने फीस वहाँ पे बच्चों की दी जो इस्तिताअत रखते थे। 726 मिलियन रुपये हमने उन लोगों से रिकवर करवाए। ये क्या हमने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने अपने आप को आज नहीं तो 3 महीने के बाद मैं पेश कर दिया, आज भी पेश करता हूँ। कोई साहब यहाँ से उठे और कोई सवाल मुझसे करे, अगर मैं उसका जवाब नहीं दे सकता तो मैं आपका कसूरवार हूँ। हमने जो कुछ किया है इंसानी हमदर्दी के तहत किया है, हमने जो कुछ किया है वो फंडामेंटल राइट्स की तशरीह करते हुए किया है। और अल्लाह करे कि जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो उसको एग्जेक्टिव लोग हैं, जिसे इस मुल्क को रन करना है, अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला इतनी तौफीक, इस्तकामत, बेटा 1 मिनट में सवाल है तो इस्तकामत अता फरमाए कि वो अपने तय इंसाफ कर पाएँ ताकि जुडिशरी को उसमें मिनिमम इंटरफेयर्स करना पड़े। बेटा अभी जवाब दे के फिर मैं आगे चलता हूँ, बताइए। बेटा मैं इतनी तकलीफ से आपको बता रहा हूँ ये बात, और आज तक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। DGISI, DGMI, चारों प्रोविंसेस के IGs, चारों प्रोविंसेस के रेंजर्स के DGs, IB का हेड, ये सब लोगों को मैंने बुला के एक टास्क दिया है,
आज से कोई 1.5 महीना पहले होगा कि ये है वो फहरिस्त, मुझे इन मिसिंग पर्सनस के बारे में तफसील चाहिए कि वाई आर दे मिसिंग, कहाँ चले गए ये लोग। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे आप लोगों से एफिडेविट चाहिए, ताकि फिर अगर वो गलत एफिडेविट साबित होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने मिसिंग पर्सनस के लिए बेटा एक बेंच मुख्तस कर दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है ये बेटा। और इसके लिए FIR क्या, आप अप्लाई करें टू द अप्रोप्रिएट फोरम्स, हम जुडिशल इंक्वायरीज कंडक्ट करवाएं। ये मुल्क में कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया। आप बैठे जरा 1 मिनट, पूछ ली अली जफर से कि जो उस मुल्क को रन करने वाले लोग थे ना, जो बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में, उनके कोई मायने कोई हैसियत नहीं रह गई। ये अली जफर ने कल एक्सपीरियंस किया कोर्ट में। अली जफर बहुत बड़ा वकील है, अली जफर का चेहरे ने हमें कोई इंप्रेस नहीं किया। ये अली जफर खुद आके बयान देगा, हमने नहीं इंप्रेस हुए। अली जफर एतजाज साहब हैं, आए हैं, कोई ख्वाजा साहब आए हैं, क्या है कहाँ मुकदमा। ये पीछे बैठे हुए कोई बैरियर टाउन है, को पता नहीं को ओमनी बस है या ओमनी ग्रुप है, हमें नहीं पता कौन लोग। हमें एक चीज़ नज़र आती है, और अगर वो हमने ना की और अपनी क्रेडिबिलिटी हमने इस्टेब्लिश ना की, जुडिशरी ने, मैं अपने भाइयों से बैठे हुए दोस्तों से भी यस कर रहा हूँ, अपनी क्रेडिबिलिटी अगर हमने इस्टेब्लिश ना की तो फिर हमें ये तारीफ और आने वाली नस्ल माफ़ नहीं की करेगी। आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने क्यों यकीन किया कि खुदा है। आपने कोई न्यू साइंस तो नहीं देखा आज तक। अल्लाह ताला ने कोई रेन बो की तौर पे बो की तरह आके तो नहीं देखा कि जी मैं अल्लाह ताला हूँ, किसी ने नहीं देखा, मुशाहदों से देखा है ना जो पहचान हुई है। तो लेकिन किसके कहने पे, एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे पैगंबर की, नबी की, जो नबियों का सरदार है, क्या उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला है, लोगों ने मान ली बात। क्यों? क्रेडिबल थे, सादक और अमीन थे। ये है वो जुडिशरी, ये है वो बाबा रहम थे जिसका मैं अपनी आम जुबान में मैं जिक्र करता हूँ। जिस दिन हमारा जुडिशरी वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेगा, और कैसे होगी क्रेडिबिलिटी, उसी वक्त होगी जब लोग आपके इंसाफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें।